हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पेपर का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं वो है आरआरबी प्रीलिम्स क्लर्क लेवल। आज ये जो पेपर है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा क्योंकि नेक्स्ट मंथ अगस्त में ही ये रियल एग्जाम होने वाली है। तो हम लोग इसकी बेहतरीन कोशिश और बेहतरीन स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए और पेपर पैटर्न और टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी समझने के लिए एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे। वो जो टेस्ट है जिसका डिस्क्रिप्शन आपके लिंक में दिया हुआ है, साथ ही साथ उस पेपर को किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना चाहिए था ये मैं आपको यहां पे भी बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट without waiting. RRB clerk prelims. So this is our first question. As we can see, this is a question from order and sequence. तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अप्रोच क्या होना चाहिए वो हम लोग देखते हैं। ए बी डी एफ जी एच 6 लोग हैं और ये एक एग्जाम दे रहे और फिर अलग अलग मार्क सबको मिले हुए हैं। तो इन दैट केस क्या करना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको हमेशा ही जैसे बताता हूं कि आप लोग हमेशा ही पहले ये ऐसे बॉक्सेस बना लीजिए। तो ये बन गए 3, 4, 5 और ये बन गया छठवां बॉक्स। ठीक है, तो आप ऐसे पहले तो 6 लोगों का कंपैरिजन कर लीजिएगा। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो ये मिनिमम मार्क है और ये है मैक्सिमम मार्क। ठीक है, तो यहां पे लिखा है ओनली ए गॉट मोर मार्क्स देन डी। तो सिर्फ अकेला ए ही है जिसको ज्यादा मार्क है डी से। तो डी से ज्यादा मार्क सिर्फ अकेले ए को ही है, बाकी सबको डी से कम मार्क है। देन नेक्स्ट इज एच गॉट मोर मार्क्स देन ओनली एफ। एच को जो ज्यादा मार्क है सिर्फ एफ से ही ज्यादा मार्क है, बाकी सबसे कम है। एच को जो ज्यादा मार्क है वो सिर्फ अकेले एफ से ही है, बाकी पूरी दुनिया से उसको एच को कम मार्क है। देन आगे लिखा हुआ है सी इज नॉट हाईएस्ट बट सेकंड। अब ये टर्म क्या होती है पहले उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हाईएस्ट बट सेकंड, तो मैं यहां पे आपको समझाता हूं। ये जो टर्म होती है इसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट। देन दिस इज अवर नेक्स्ट टर्म, दिस इज हाईएस्ट बट वन। तो हाईएस्ट बट वन ये मैंने यहां पे लिख दिया। और ये जो टर्म है ये है हाईएस्ट बट सेकंड। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे ये टर्म कैसी है। हाईएस्ट, हाईएस्ट बट वन, हाईएस्ट बट सेकंड, ये हाईएस्ट बट थर्ड होगा। तो इस तरीके से उन्होंने जो लिखा है, तो जी जो है वो हाईएस्ट बट सेकंड नहीं है, ये बोला है। जी जो है वो हाईएस्ट बट सेकंड नहीं है, मतलब यहां पे जी नहीं आएगा। अब यहां पे जी नहीं आएगा तो एक ही बॉक्स बचा है, जी यहीं पे आएगा। और अभी आखिरी इंसान जो है वो है बी और वो यहां पे आ जाएगा। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन बन चुका है। लेकिन और भी है, ए गॉट 20 मार्क्स मोर देन बी। ए को जो है 20 मार्क्स मोर देन बी, मतलब इसको जो है बी प्लस 20 मार्क मिले हैं। और साथ ही साथ सेकंड हाईएस्ट मतलब डी होता है, ही गॉट 20 मार्क्स, इसको 20 मार्क्स मिले हुए हैं। दैट्स ऑल, हमने पूरा डेटा एनालाइज कर लिया। लेट्स सी द क्वेश्चन, हु इज द लोएस्ट बट थर्ड पर्सन इन द मार्क्स। अब लोएस्ट बट थर्ड कैसे निकाला जाता है? लोएस्ट बट थर्ड मैं अगेन आपको जैसे बताया था यही टेक्निक इस्तेमाल करना है। ये लोएस्ट है, ये लोएस्ट बट वन, ये लोएस्ट बट सेकंड और ये हो गया लोएस्ट बट थर्ड जिसका नाम है बी। तो आप डायरेक्टली यहां पे बी मार्क कर सकते हैं। हाउ मेनी पर्सन गॉट मोर मार्क्स देन जी। तो जी से ज्यादा लोग कितने हैं मार्क मिलाने वाले? 3 लोग, 3। हाउ मेनी मार्क्स कुड ए गेट इन एग्जाम। ए को कितने मार्क मिले? अब देखो डी को तो 20 मार्क है, उससे ज्यादा ही मार्क ए को होंगे। अब 20 से ज्यादा मार्क 23 मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे वक्त आप नन ऑफ दीज बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि आपके पास कोई रीजन नहीं है कि आप 23 को डिनाई कर सको। तो इसलिए इसका सही जवाब 23 ही होना चाहिए। और एक और मैं आपको बताता हूं, उन्होंने ये नहीं पूछा है कि कितने मार्क मिले हैं, कितने मिल सकते हैं ये पूछा है। और इस बात को प्रूव करने के लिए यहाँ पे कुड मैं आपको बता सकता हूं, कुड पूछा है, पॉसिबिलिटी पूछा है कि कितने मिल सकते। तो ज्यादा मतलब 20 से ज्यादा 23 डेफिनेटली हो सकता है। हमारा पहला क्वेश्चन इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन दिस इज डेफिनेटली सिलोजिज्म। और यहाँ पे एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑलवेज चेक व्हाट इज आस्क्ड इन योर एग्जाम, दैट इज क्या पूछा गया है। तो ये देखिएगा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या पूछा गया है। लॉजिकली फॉलोज आपको पूछा गया है। तो चलिए लॉजिकली फॉलोज में मैं आपको बताता हूं कि क्या दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते। तो यहां पे सम बेस आर हाइट, सबसे पहले तो डायग्राम ही बनाएंगे हम, और कुछ हमें करना नहीं है। तो यहां पे ये है बेस, लिख देता हूं बेस। सम बेस क्या है? हाइट है।
ओके, सम बेस आर हाइट, देखिए सम का रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है। नो हाइट आर बार, कोई भी हाइट बार नहीं है। साथ ही साथ इसका एक और बड़ा खास मतलब होता है जो कि मैं आपको हमेशा ही समझाता हूं कि हाइट और बार में एक निगेटिव, इंपॉर्टेंटली एक निगेटिव रिलेशन है। देन ऑल बार आर स्ट्रॉन्ग, पूरे के पूरे जो बार है वो स्ट्रॉन्ग है, पूरे के पूरे जो बार है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ओके। तो क्लास आप यहां पे देख सकते हैं निगेटिव रिलेशन हाइट और बार का है, हाइट और स्ट्रॉन्ग का निगेटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक अलग से कलर इस्तेमाल किया हुआ है। तो चलिएगा आगे देखते हैं कंक्लूजन क्या पूछा गया। सम हाइट आर स्ट्रॉन्ग, मतलब आपको बस ये देखना है कि हाइट और स्ट्रॉन्ग आपस में मिले क्या। हाइट इधर है, स्ट्रॉन्ग इधर है, तो ये मिले नहीं है, ये कंक्लूजन रॉन्ग होगा। देन दूसरा इन्होंने पूछा है सम हाइट आर नॉट स्ट्रॉन्ग, मतलब आपको क्या पूछा गया है, क्या सम हाइट का एक निगेटिव रिलेशन पूरे स्ट्रॉन्ग के साथ है क्या। तो चलो चेक करते हैं, क्या सम हाइट का निगेटिव रिलेशन पूरे स्ट्रॉन्ग के साथ है। नहीं नहीं, पूरे स्ट्रॉन्ग के साथ तो है ही नहीं, उसका निगेटिव रिलेशन तो बार के साथ है। मतलब आप बोल सकते हो सम स्ट्रॉन्ग के साथ है, पूरे स्ट्रॉन्ग के साथ तो दिया ही नहीं है निगेटिव रिलेशन। मतलब ये भी क्या कंक्लूजन है, ये गलत है। क्यों आएगा गलत, क्योंकि हाइट का निगेटिव रिलेशन बार के साथ है, स्ट्रॉन्ग के साथ नहीं है, और ये वही पूछ रहा है क्या, तो डेफिनेटली नहीं है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन याद में रखिएगा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी दो कंक्लूजन रॉन्ग होंगे आपके, तो हमेशा इधर और जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए इधर और चेक करने के लिए, पहला तो एकदम सही है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग। दूसरा होता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट, चेक कर लीजिएगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हाइट स्ट्रॉन्ग, सब्जेक्ट प्रेडिकेट बिल्कुल सेम है। एंड लास्ट इज इधर और का पेयर, तो यहाँ पे है सम और यहाँ पे सम नॉट। सम और सम नॉट इधर और का पेयर होता है। इन दैट केस यहाँ पे तीनों जो कंडीशन है इधर और की वो वैलिड है, तो हमारा जवाब डायरेक्टली हम इधर और मार्क कर सकते हैं। दैट्स ऑल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। दिस इज अगेन अ सिलोजम, ओनली फ्यू केसेस आर बेंचेस। कैसे दिखेंगे, देखिए ओनली फ्यू केसेस आर बेंचेस। अब ये ओनली फ्यू कैसे मार्क किया जाता है, मैं आपको पहले ही समझा सकता हूँ। ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है कि सम है और सम नहीं भी है, दोनों अपने को बताना है। मतलब सम भी बताना है, सम नॉट भी बताना है। तो चलिए सबसे पहले सम ड्रॉ करते हैं। सम केसेस आर बेंचेस, ये कैसे ड्रॉ करेंगे, ये है केसेस, सम केसेस आर बेंचेस। देखिएगा ये मैंने सम ड्रॉ कर लिया। सम, अब हमें इनका सम नॉट भी ड्रॉ करना है, तो सम केसेस आर नॉट बेंचेस, तो ये है वो सम केसेस जिनका निगेटिव रिलेशन बेंचेस के साथ है। ये हो गया पूरा डायग्राम किसका, ओनली फ्यू केसेस आर बेंचेस का। ठीक है, अब लिया है नो स्टूडेंट आर बेंचेस, मतलब स्टूडेंट और बेंचेस का एक निगेटिव रिलेशन है। तो ये मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, स्टूडेंट और बेंचेस का एक निगेटिव रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए कंक्लूजन क्या पूछता है, सम केसेस आर नॉट स्टूडेंट। कैसे करेंगे आप, कुछ केसेस स्टूडेंट नहीं है ऐसा मत पढ़िएगा, मैं आपको हमेशा ही जैसे बताता हूँ कि क्या सम केसेस का निगेटिव रिलेशन आपको स्टूडेंट के साथ दिखता है क्या। तो बराबर देखिएगा, स्टूडेंट का निगेटिव रिलेशन तो इसके साथ है जो मैंने यहाँ पे ये किया है शेडेड। अब ये शेडेड में थोड़ा सा केसेस भी आ गया, तो डेफिनेटली ये वो सम, वो ये है वो सम केसेस जिसका निगेटिव रिलेशन स्टूडेंट के साथ है। तो ये जो है कंक्लूजन अपना राइट होगा। ये है वो सम केसेस जो बेंचेस के अंदर चला गया जिसका निगेटिव रिलेशन स्टूडेंट के साथ है, अपना कंक्लूजन राइट है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछी है सेकंड कंक्लूजन में, तो पॉसिबिलिटी में क्या करना, ये बेंचेस उठा के केसेस में डाल देना, ऑल बेंचेस को उठा के केसेस में डाल देना। तो देखो जाता क्या, ऑल बेंचेस केसेस में जा सकता है क्या, देखिए ऑल केसेस तो बेंचेस में नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ दिस निगेटिव रिलेशन, बट ऑल बेंचेस केसेस में डेफिनेटली जा सकता है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये बिल्कुल सही पॉसिबिलिटी होगी, और इसीलिए इसका जवाब होना चाहिए बोथ फॉलोज, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर 5। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सिलोजम। चलो सिलोजम खत्म हो गया, अभी ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, बिल्डिंग फ्लोर नंबर 5 क्यू, ये एक फ्लोर का पजल है। ठीक है, तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे फ्लोर का पजल, बस कंडीशन लिखते जाना है और पुटअप करते हुए जाना है। लेट्स सी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फ्लोर है, हर एक इंसान एक फ्लोर पे रहता है, फर्स्ट फ्लोर 8वां फ्लोर टॉप फ्लोर है। ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन दैट। तो चलिए सबसे पहले तो बिल्डिंग ही बना लेते हैं हम लोग, एक बिल्डिंग बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 8th, नंबरिंग भी कर देता हूँ मैं,
अब आप सोचेंगे सर इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है बिल्डिंग बनाने की, तो दरअसल में एज आई सीन मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि बॉक्स पजल में आप तो डायरेक्ट बना सकते हो क्वेश्चन, लेकिन फ्लोर में आपको ऐसे फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आपको वहाँ पे पुटअप करना पड़ता है, पॉजिटिव निगेटिव कंडीशंस को भी अच्छे से देखते रहना पड़ता है। दैट्स वाई पहले फ्रेम बना लीजिए, आपको आसान ही होता है। फर्स्ट कंडीशन, एम इज़ लिविंग ऑन इवन नंबर फ्लोर बिलो आर। चलो लिख लेते, ये यहाँ तो मुझे नहीं पता तो यहीं पे लिख लेता हूँ, एम जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है बिलो आर, आर के नीचे। ये एक रेफरेंस कंडीशन हमारे लिए हो सकती है, वी डोंट नो है कि नहीं है, ठीक है। रेफरेंस मतलब जहाँ से स्टार्ट किया जाए। देन आगे लिखा हुआ है मोर देन वन फ्लोर बिटवीन एम एल। एम एल में मोर देन वन मतलब क्या है, एक एम है एक एल है, मोर देन वन मतलब 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते। चलो, Q does not live on floor above fifth। फिफ्थ के ऊपर मतलब छठवें सातवें आठवें पे Q नहीं रहेगा। O lives 2 floor above P। 2 floor above मतलब 1 floor between, तो O lives 2 floor above P। O lives 2 floor above P, ये इस तरीके से लिखा जाता है। आपने देखा होगा मैंने सिर्फ बीच में एक ही फ्लोर दिया है क्योंकि 2 फ्लोर अबाउ मतलब 1 फ्लोर बिटवीन होता है, ठीक है। देन आगे लिखा हुआ है देर आर 2 फ्लोर बिटवीन ओ एन एन। ओ एन के बीच में 2 फ्लोर है, ये ऐसे लिख दूंगा मैं, ओ एन के बीच में 2 फ्लोर। ये हमारी एक 5 स्टार कंडीशन हो सकती है। देन एल इज लिविंग जस्ट, ठीक है, एल इज लिविंग ऑन फ्लोर जस्ट अबव एस, यहां पे लिख देते हैं एल इज लिविंग ऑन फ्लोर जस्ट अबव एस। देन आगे लिखा हुआ है क्यू इज लिविंग ऑन ऑड नंबर फ्लोर अबव एम। Q is living on odd number floor above M, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Q is living on odd number floor above M। चलिएगा, अब हमारी पूरी कंडीशंस हो गई। तो आप देखेंगे अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अगर हमने पूरी कंडीशन लिख दी तो हम कंडीशन में ही देख सकते हैं। अब इसको करना कैसे चाहिए सॉल्व, तो देखिए मैं इवन ऑड से स्टार्ट करता हूँ, ये मेरी बहुत पुरानी आदत है। तो ये इवन है और ये ऑड है, कहाँ से स्टार्ट करना बेहतरीन रहेगा, तो मैं तो बोलता हूँ ये दोनों को भी हम मिला सकते हैं अगर चाहे तो। और मिलाने के लिए मेरे पास एक रास्ता है m, कि m जो है इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, m इवन नंबर फ्लोर पे रहता है और q जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। और q यहाँ पे निगेटिव कंडीशन में भी दिया गया है कि वो छठवें सातवें आठवें पे तो मत रखिएगा। चलिए, तो Q कहाँ पे रह सकता है, तो Q 5th फ्लोर पे भी रह सकता है ऑड मतलब, उसके बाद 3rd फ्लोर पे भी रह सकता है, और आप सोचेंगे फर्स्ट फ्लोर पे रह सकता है, लेकिन Q के नीचे M है तो फर्स्ट फ्लोर पे तो डेफिनेटली नहीं रहेगा। तो चलो मैं पॉसिबिलिटी यहाँ पे बना डालता हूँ, ये मैं पॉसिबिलिटी यहाँ पे बना सकता हूँ। चलिएगा, तो Q यहाँ पे तो नहीं रहता, तो Q यहाँ पे रह सकता है, राइट। Q के नीचे M इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, तो M इवन नंबर फ्लोर मतलब Q जो है मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो Q मैं एक 5th फ्लोर ले सकता हूँ, 3rd फ्लोर पे भी मैं Q ले सकता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे मैं Q नहीं लूँगा क्योंकि Q के नीचे मुझे M रखना है। अब Q के नीचे M इवन नंबर फ्लोर मतलब 4 पे भी रह सकता है और 2nd पे भी रह सकता है, तो ये भी मैं एक पॉसिबिलिटी लिख देता हूँ। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी एक ही बनेगी Q और M की, क्योंकि और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं M इवन नंबर फ्लोर। तो ये 2 कंडीशन है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है। चलिएगा, अब आगे क्या करना है, तो आगे मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ बताता हूँ। ये लोग तो हो गए, LS के पीछे मत भागिएगा क्योंकि बहुत सारी जगह खाली है, ये अपने कोई काम में नहीं आएगा। MLB इमीडिएट अपने को नहीं, लेकिन ये तो बड़ा मुझे स्पेशल लग रहा है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, तो पहली तो ये 5 स्टार कंडीशन है अपनी, ON में 2 और OP भी दिया है। तो चलिए इसी से आगे बढ़ते हैं। O एक फ्लोर P और ON में 2, O एक फ्लोर P ON में 2 नहीं आता, तो अगला देखते, O एक फ्लोर P नहीं आता, O एक फ्लोर P नहीं आता, मतलब ये ऊपर कहीं नहीं आता है। तो O एक फ्लोर P ये चलेगा, लेकिन ON यहाँ पे चाहिए फिर मुझे, तो O एक फ्लोर P और ON में 2, ये हो गया, राइट। अब मुझे LS रखना है, तो मेरे पास जगह तो यही है LS रखने के लिए,
और यहां पे मुझे एक और इंसान है जो कि आर लेना पड़ेगा, तो एम के ऊपर आर ले सकता हूं क्या मैं? नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी मेरी फेल हो जाती है, राइट? अब देखते हैं, ये वाली पॉसिबिलिटी अगर मेरी फेल हो गई तो मैं नीचे तो और कहीं पे ले ही नहीं सकता। अब मुझे देखना है क्यू और ये वाली एम वाली पॉसिबिलिटी क्या बोलती है। तो चलिए, ओ एक फ्लोर पी, यहां से कंडीशन ओपी उठाते, ओ एक फ्लोर पी, ओ दो फ्लोर, यहां पे एन आता क्या? नहीं आता, तो यहां पे ऊपर लेने में कोई मतलब नहीं है। फिर ये एक कंडीशन है ओ एक फ्लोर पी, अब ओ एक फ्लोर पी तो फिर यहां पे एन आएगा। चलो ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर मैं यहां पे अगर देखता हूं तो ओ एक फ्लोर पी, बट आप ये एक चीज देख सकते, ओ एक फ्लोर अगर पी आया और यहां पे अगर एन आया तो एम के ऊपर आर मुझे फिर ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और एल एस के लिए फिर मेरे पास जगह नहीं बच रही। मैं फिर से एक बार बता सकता हूं, ओ एक फ्लोर पी, तो यहां पे एक ही बचा, फिर ओ दो फ्लोर, यहां पे एन नहीं आता तो ये कैंसिल हो गया। ओ एक फ्लोर पी अगर मैं देखता हूं तो ऊपर मैं दो जगह एलएस के लिए दे सकता हूं, ओ एक फ्लोर पी, ओ दो फ्लोर एन, लेकिन एम के ऊपर मुझे आर कहां रखूं? ये तो मुझे नीचे रखना पड़ेगा। तो ये भी एक चीज है जो मुझे थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, ठीक है? तो चलिए वो करके देखते हैं, हो सकता है कि ये बन जाए। तो ओ एक फ्लोर पी ओ एन ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं ओ एक फ्लोर पी ओ दो फ्लोर एन, अब मैं जो एल एस है वो यहां पे लूंगा क्योंकि नीचे नहीं जाएगा। तो एम के ऊपर आर मैं कहां रखूं? यही तो मैं आपसे बता रहा था कि ये जो है मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो ये भी मुझे कट कर देना पड़ेगा। लेकिन मैं एक और पॉसिबिलिटी है जो मैं अभी मेरे ख्याल में आई, क्यू और एम अगर यहां पे है तो आप देखिए, मैं ओ एक फ्लोर पी जो है वो यहां पे सोच रहा था। अगर मैंने यहां पे सोचा तो क्या होता है, देखते। ओ एक फ्लोर पी, ओ दो फ्लोर एन, ठीक है, एल एस तो ऊपर ही रहेगा और एम के ऊपर मुझे आर चाहिए। अरे बहुत ही बढ़िया, ये तो बन ही गया। अब ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमें चेक करना है, ये बनती है क्या? तो ओ पी ओ एन अगर हम यहां पे अगर ऐसे देखते हैं तो एक चीज एक हो सकती है कि ये हमारे थोड़ी सी काम में आ सकती है कंडीशन। एम एल कैसे? देखिएगा, एम एल में हमें दो तो रखना है, तो दो छोड़ के अगर हम यहां पे अगर एल अगर लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे अगर हम एल लेते तो यहां पे मुझे एस लगेगा, तो ये मुझे ओपी को नहीं बैठने देगा। अगर मैं एल एस अगर यहां पे बैठता हूं तो भी ये ओपी को नहीं बैठने देगा। अगर मैं एल एस अगर यहां रखता हूं तो शायद ये ओपी को बैठने दे सकता है, बट ओपी अगर बैठा तो ओ क्यू नहीं बैठ सकता। मतलब अगर मैं एल एस यहां पे लेता हूं तो ये अगर ओपी है तो ओ दो फ्लोर जो एन है वो बैठ ही नहीं सकता, तो ये भी पॉसिबिलिटी अपनी फेल होती है। फाइनली अपनी यही पॉसिबिलिटी राइट हुई। चलिए, हु इज लिविंग ऑन फ्लोर बिलो आर? आर के नीचे कौन रहता है? ओएमपी। तीन लोग रहते हैं ओएमपी। ओएमपी में से इन्होंने एक ही इंसान का नाम दिया है ओ, तो हु इज लिविंग ऑन फ्लोर बिलो आर, तो जो आर के नीचे ओएमपी में से अपने पास ऑप्शन में ओ है। हु इज लिविंग ऑन फ्लोर इमीडिएटली अबव आर? क्यू रहता फर्स्ट। हाउ मेनी पर्सन्स आर लिविंग बिटवीन ओ बिलो ओ, सॉरी, दो लोग रहते हैं, टू। हु इज नॉट लिविंग ऑन इवन नंबर फ्लोर? एम इवन नंबर, आर इवन नंबर, एल इवन नंबर, ओ ऑड नंबर। एंड हु इज लिविंग ऑन फिफ्थ फ्लोर? फिफ्थ फ्लोर पे कौन रहता है? क्यू रहता है ऑब्वियसली, यहां पे मैं क्यू मार्क कर देता हूं, ठीक है? चलिए, तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन। लेट्स टेक द नेक्स्ट। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD सिटिंग अरेंजमेंट है ये, और सिटिंग ईच रो 5% टू सिट। ये एक डबल रो का एक सिटिंग अरेंजमेंट है। चलिए देखते हैं डबल रो के सिटिंग अरेंजमेंट को बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जैसे बताता हूँ कि डमी फ्रेम बनाइए, फिर बिग सेंटेंस, फिर स्मॉल सेंटेंस। डमी फ्रेम देखते हैं। ये डबल रो का एक अरेंजमेंट है जिसमें 5 लोग एक सीट में बैठते, तो 10 लोग है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 1 person sit between ID, 1 of the person facing in not adjacent to E। देखो 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 देखो, आपको यहाँ पे
कहीं पे भी डमी फ्रेम दी हुई नहीं है। इन दैट केस दो अप्रोच बनते हैं। पहला अप्रोच बनता है कि आप पहले डमी फ्रेम क्रिएट करें फिर सॉल्व कीजिए, या फिर सॉल्व करते जाइए और जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वहाँ पे बैठाते जाइए। बट यहाँ पे मुझे एक और चीज़ की कमी दिख रही है और वो है डायरेक्शन नहीं दिया है। अगर डायरेक्शन नहीं दिया है तो मैं प्रेफर ज़्यादा करूँगा कि मैं पहले डमी फ्रेम बना लूँ और बाद में, क्योंकि मुझे ये भी तो नहीं पता चल रहा है कि ऊपर कौन बैठा है और नीचे कौन बैठा है, तो मेरी पूरी कोशिश पहले डमी फ्रेम बनाने के ऊपर रहेगी। लेट्स सी इज इट पॉसिबल और नॉट। अगर ये नहीं पॉसिबल हुआ तो मैं सेकंड वाली मेथड यूज़ करूँगा, जो कंडीशन बैठ रही है उनको बैठा दो, पॉसिबिलिटी में ऊपर नीचे बैठाते चले जाओ और आगे क्वेश्चन को लेके जाइए। ठीक है, चलिए तो पहले डमी फ्रेम बनाने की कोशिश करते हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आईडी। चलो आईडी में एक इंसान बैठा है तो ये तो लिख ही देना पड़ेगा, आईडी में एक इंसान बैठा हुआ है। वन ऑफ द पर्सन फेसिंग ई, वन ऑफ द पर्सन फेसिंग इज नॉट एडजेसेंट टू सी। ओके, जो ई के तरफ देखता है वो सी, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो ई है, कहीं तो भी मुझे लिखना पड़ेगा इसको, ई का जो दोनों नेबर है वो जो है वो सी नहीं होने वाले, मतलब ई कॉर्नर पे तो नहीं बैठेगा, ये बात तय हो गई। 20 सेकंड टू राइट ऑफ पर्सन फेसिंग एच, ये लिख देते, 20 सेकंड टू राइट ऑफ पर्सन फेसिंग एच। अब आप बोलेंगे सर आपने कैसे बी ऊपर लिया जो नीचे लिया? देखिए जब डायरेक्शन नहीं दी जाती है तो आपको कोई तो एक रो ऊपर लेनी पड़ेगी और कोई तो एक रो नीचे लेनी पड़ेगी। और वैसे भी अगर आप ऐसी फ्रेम की जगह अगर आपकी फ्रेम ऐसी भी बन गई तब भी आपके सॉल्यूशन 5 क्वेश्चन जो है वो चेंज नहीं होते, ये बात हमेशा याद में रखिएगा। तो अगर आप ऊपर अगर एच लेना चाहते हो, नीचे बी अगर लेना चाहते हो तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो क्या मैंने सही लिखा? 20 सेकंड टू राइट ऑफ पर्सन फेसिंग एच, बिल्कुल सही है मेरा। वन ऑफ द नेबर्स ऑफ बी इज फेसिंग एफ, बी का कोई तो भी एक नेबर एफ को देखता है, मुझे क्या पता, यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी बन रही है। तो एक काम करते, इसको थोड़ा सा रोकते, इसको मैं अभी मैं आपको जैसे एक चीज बता रहा था कि डमी फ्रेम की तरफ पहले काम करते। डमी फ्रेम की तरफ कैसे काम करेंगे, देखिए डमी फ्रेम कैसे बनाई जाएगी। वन पर्सन सिट बिटवीन आईएनडी, मतलब आईडी तो एक ही रो में है, ठीक है। तो चलो मैं एक काम कर देता हूं, यहाँ पे एक डमी फ्रेम की शुरुआत कर देता हूं, ऊपर मैं आईडी लिख देता हूं, आईडी तो सेम ही रो में रहेगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता बी और एच में से कौन ऊपर आएगा कौन नीचे, तो बी और एच तो अलग अलग रो में है, ई और सी भी मुझे अलग अलग रो में लग रहे, ए एंड बी आर इन सो सेम रो, ए बी एक ही रो में है, तो वो पता नहीं मुझे कौन से रो में ए बी है, तो फिलहाल मैंने यहां पे लिख दिया, वो यहां पे कहीं पे भी जा सकते। आई सेकंड टू लेफ्ट ऑफ पर्सन फेसिंग एफ, अगर यहाँ पे फेसिंग लिखा है मतलब आई अलग रो में एफ अलग रो में, तो आई अलग रो में एफ अलग रो में। वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई, बी और ई एक ही रो में होने चाहिए, और वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई मतलब बी और ई एक ही रो में, मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तो ए बी ई ये तीन एक ही रो में हो गए। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई, डी एन एच आर इन अपोजिट रो, डी एच अपोजिट रो, ऊपर डी है तो नीचे एच रहेगा, बट दे आर नॉट अपोजिट। ए इज इमीडिएट राइट ऑफ पर्सन फेसिंग सी, अगेन फेसिंग है, तो ए और सी भी अलग अलग रो में रहेंगे। अब वो कौन सी रो है मुझे नहीं पता। नीदर आई नॉर डी इज फेसिंग जी, आई और डी फेसिंग जी नहीं है। चलो ठीक है, अब ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो देखिएगा मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे। तो वन ऑफ द पर्सन फेसिंग इज 20 सेकंड टू राइट ऑफ पर्सन फेसिंग एच, यहाँ पे बी जो है एच, अब एच अगर नीचे है तो बी ऊपर जाना चाहिए, और बी के साथ ए ही है, तो ये हो गए 5 लोगों की फ्रेम, और बचे हुए पूरे लोग नीचे आएंगे, जैसे कि एफ एच सी है और जे बी है और जी बी है। तो चलो डमी फ्रेम मेरी क्रिएट हो गई। तो जैसे मैं आपको कहा था कि मैं डमी फ्रेम बनाने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे मैंने डमी फ्रेम बना ली। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ मुझे एक जानकारी देगा कि एक रो में आई डी बी आई है और दूसरे रो में एफ एच सी जे और जी है। अब इसमें से आप कोई भी एक रो ऊपर ले सकते हैं, कोई भी एक रो नीचे ले सकते हैं। मैंने बाय डिफॉल्ट बी को ऊपर लिया है, तो चलिए उसी तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो चलो क्या बनता है वो देखते हैं, ये आगे बढ़ते हैं। कहां तक था मैं? 20 सेकंड टू राइट ऑफ पर्सन फेसिंग एच, ये बिल्कुल सही है। वन ऑफ द नेबर्स ऑफ बी इज फेसिंग एफ, बी का कोई तो भी एक नेबर एफ को देखता है। अब वन ऑफ द नेबर्स ऑफ बी बोला मतलब फ्रेम में 4 लोग तो बन ही गए, लेकिन कौन सा नेबर एफ को देखता है वो नहीं पता, तो इसके लिए मुझे 2 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। 2 पॉसिबिलिटी मैं यहां पे बना लेता हूं।
चलिए यहां पे बना लेता हूं, B है इधर और इधर है H। अब वन ऑफ द नेबर्स ऑफ B इज फेसिंग F, वन ऑफ द नेबर्स ऑफ B इज फेसिंग F। दोनों पॉसिबिलिटी फिलहाल तो मुझे सही लग रही है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोलते हैं, आई सेकंड टू लेफ्ट ऑफ पर्सन फेसिंग F, F का फेसिंग का सेकंड लेफ्ट आए, F का फेसिंग का सेकंड लेफ्ट आए, F का फेसिंग का सेकंड लेफ्ट आए। ये फ्रेम 5 की हो गई, ये फ्रेम अभी भी 4 की है। अब वन पर्सन सिट बिटवीन आई एंड डी है तो यहीं पे आएगा, आईडी में एक इंसान। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई, बी और ई में एक इंसान, ये इधर ही आएगा। आखिरी इंसान यहां पे कौन आएगा, डी है, बी है, ई है, ए है, यहां पे ए आ जाएगा। चलो यहां पे लेकिन मुझे नहीं पता कि ये बी और ई इधर आएगा, कुछ नहीं पता। यस, यहां पे एक देखिए, ये एक बहुत बड़ी, ई के 2 नेबर है। अगर ई के 2 नेबर है तो वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई अगर मैं इधर लिखता हूं तो उसका एक और नेबर बनाना पड़ेगा, मतलब ये 6 लोग हो जाएंगे, तो मुझे इधर लेना पड़ेगा। वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई और ई के 2 नेबर, देखो ये भी पूरी 5 लोग की फ्रेम बन गई। अब वन पर्सन सिट बिटवीन आई एंड डी है तो कहीं पे भी हो सकता है, ये फिलहाल मैं नहीं बैठा सकता हूं। आगे देखते हैं, DNH आर अपोजिट, सॉरी DNH आर इन अपोजिट रो बट नॉट अपोजिट। डी और एच अपोजिट नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ए इज इमीडिएट राइट ऑफ पर्सन फेसिंग सी, तो यहां पे सी लगेगा। सी पर्सन फेसिंग सी इमीडिएट राइट है, यहां पे भी देख लेते हैं, सी पर्सन फेसिंग सी इमीडिएट राइट है, नहीं आता, यहां पे आएगा सी पर्सन फेसिंग सी इमीडिएट राइट ए। अब एक चीज तो आसान हो गई, आईडी में एक इंसान है तो आईडी इधर नहीं आएगा, तो आईडी इधर ही आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी आगे क्या बोलते हैं, नीदर आई नॉर डी आर फेसिंग जी। आईडी जो है ये दोनों के दोनों जी को नहीं देखते, लेकिन कहीं ना कहीं तो जी आएगा, मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये गलत बना। नीदर आई नॉर डी इज फेसिंग जी, ये दोनों जगह जी नहीं आएगा, तो यहां पे जी आ जाएगा, तो यहां पे आखिरी इंसान जी आ जाएगा। ये अपना सॉल्यूशन डेफिनेटली सही बनाए। चलो, हु इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ पर्सन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, बड़ा लंबा सा लग रहा है, तो इसको ऐसे नहीं करिएगा, ऐसे करिएगा। पहले देखिए ई कहाँ है, ये है ई का इमीडिएट राइट पहले ढूंढिए। ई का इमीडिएट राइट इधर नहीं होता है, इधर होता है, जिसका नाम है डी। चलो डी तक पहुंच गए। डी का पर्सन फेसिंग ढूंढिए, डी का पर्सन फेसिंग एफ है। एफ का सेकंड लेफ्ट ढूंढिए, एफ का सेकंड लेफ्ट जी है, तो अपना सही जवाब जी होना चाहिए। इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। हु आर सिटिंग एट लेफ्ट हैंड्स ऑफ द रो, आपको लगेगा लेफ्ट हैंड्स ऑफ द रो ए जी, नहीं, ये जो नॉर्थ फेसिंग रो है इसका लेफ्ट हैंड जी है, और साउथ फेसिंग रो का लेफ्ट हैंड इधर होता है, तो इधर आई है, तो जी और आई ऑप्शन में कहां है, यहां पे। हु इज फेसिंग द वन हु इज नेक्स्ट टू जी, जो जी का, फिर से एक बार बताता हूं, जी के नेबर का फेसिंग, जी का नेबर सी का फेसिंग बी, डन। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड आई, आप चेक कर सकते, बी और आई में 2 ही लोग है, मार्क कर देंगे। फाइंड आउट सी जी ए आई जे, ये जे है, हाँ दिस इज जे। अब ये सारे तो कॉर्नर के हैं, एक अकेला सी है जो कॉर्नर का नहीं है, तो इसलिए ये ऑड होना चाहिए, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से डमी फ्रेम के साथ बनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहां पे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वी हैव पी एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, 9 लोग दिख रहे हैं मुझे और इंटरव्यू देने जा रहे जनवरी फरवरी, मतलब ये एक पजल है, सिंपली एक पजल है। तो चलिए कैसे सॉल्व करना है, तो पहले मंथ गिन लीजिए, जनवरी फरवरी और अप्रैल 3 ही मंथ है, और डेट भी 3 है, ठीक है। 3 डेट के 3 मंथ में 9 लोग, सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लिख देंगे हम फटाफट। तो चलिए, जनवरी कौन सी तारीख है, 7, उसके बाद है 15, 15 के बाद है 22, चलो डन। उसके बाद आएगा फरवरी अप्रैल, फरवरी में 7, 15, 22, और उसके बाद अप्रैल है, अप्रैल 7, 15 और 22।
एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, आप अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे एक मंथ मिसिंग है, तो ज़रूर ये कुछ ना कुछ इसमें लॉजिक ज़रूर लगाएंगे। आई एम श्योर ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है, तो हमारा ध्यान रहना चाहिए बस ऐसी चीज़ों पे। दिस इज आई एम डूइंग द अरेंजमेंट ऑफ लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी दैट आई कैन ड्रॉ हियर। 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मल 3-4 पॉसिबिलिटी बनना बहुत तय है, और क्या ज़्यादा सोचने से अच्छा डायरेक्ट पॉसिबिलिटी बचा लो, समय आपका कम से कम बचते जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ओके चलो, तो चलते हम लोग आगे फटाफट कंडीशंस की तरफ। क्या बोलता है, ईच पर्सन हैज इंटरव्यू ऑन ओनली 1 डेट ऑफ द मंथ, वो तो सही है। 2 इंटरव्यूज आर कंडक्टेड बिटवीन इंटरव्यूज ऑफ QNS, QS में 2 है, 2 इंटरव्यू। Q हैज इंटरव्यू ऑन ऑड डेट ऑफ एनी मंथ, Q का जो इंटरव्यू है वो ऑड डेट को है। अब आप देखेंगे ऑड डेट कल काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी बनना है, और 6 पॉसिबिलिटी में QS ऊपर नीचे 12 पॉसिबिलिटी, या चलो 9 पॉसिबिलिटी तो बनना ही है। बनाना है तो बनाओ, नहीं तो वेट करो और देखो कि कोई और पॉसिबिलिटी काम करती है। मैंने नहीं देखा क्योंकि कहीं कभी 9-10 पॉसिबिलिटी बनाना पड़े, इसलिए वेट करो और कोई और कंडीशन आए इसका इंतजार करो। Q हैज इंटरव्यू ऑन डेट ऑफ द मंथ, ये हो गया। T हैज इंटरव्यू इमीडिएटली बिफोर L, T का इंटरव्यू इमीडिएटली बिफोर L है, इमीडिएट है। O हैज इंटरव्यू इमीडिएटली आफ्टर P, O हैज इंटरव्यू इमीडिएटली आफ्टर P, आफ्टर P बट नॉट आफ्टर Q, Q के बाद नहीं है, मतलब Q के पहले है। तो Q के पहले, तो यहां पे मैं Q लिख देता हूं, Q के पहले आएगा, एरो भी दे देता हूं, Q के पहले आएगा वो। कब, इमीडिएट जरूरी नहीं है। ओके, देख लीजिए मैंने कैसे लिखा है। एंड M हैज इंटरव्यू ऑन इवन डेट ऑफ द मंथ, ठीक है, M का इंटरव्यू इवन डेट ऑफ द मंथ है। ये एक चीज हो सकती है जो अपने शायद काम में आ जाए, ठीक है। ओके, M का जो इंटरव्यू है वो इवन डेट ऑफ द मंथ को है। ओनली 2 इंटरव्यूज आर कंडक्टेड बिटवीन MR में 2 इंटरव्यू भी है, चलो अच्छी बात है। MR 2 इंटरव्यूज, MNR। L हैज इंटरव्यू 2 months आफ्टर N। ओके, अब ये बड़ी खास कंडीशन है, मैं यहां पे लिखते कोशिश करूंगा। मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, बड़ी खास कंडीशन मुझे लग रही है, अंडरलाइन कर देता हूं। L हैज इंटरव्यू 2 months आफ्टर N, यहां पे आप देखिएगा 2 months दिया है, अब तक उन्होंने इंटरव्यू की बात की है। यही एक कंडीशन है जहां पे उन्होंने मंथ का नाम लिया है। तो अगर लिखने जाऊं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि N के 2 months आफ्टर, मतलब 1 month बिटवीन, यहां पे ऐसा मुझे कुछ N लिखना पड़ेगा, और ये जो है ये मंथ है। और थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा इस कंडीशन को, क्योंकि 1 month बिटवीन, 2 months आफ्टर का मतलब होता है 1 month बिटवीन। 1 month बिटवीन मतलब मुझे डायरेक्टली क्लिक हो रहा है कि वो जनवरी कभी नहीं रह सकता है, क्योंकि जनवरी अगर होगा तो 1 month बिटवीन फरवरी लेना पड़ेगा और अगला इंटरव्यू जाएगा मार्च में, मार्च तो है ही नहीं, मतलब वो 1 month बिटवीन वाला जो कंडीशन है वो फरवरी और अप्रैल ही, ये 2 महीने हैं जिनमें 1 month है, 1 month। तो ये वो कंडीशन है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि कुछ ना कुछ लॉजिक ऐसी जगह पे फिट जरूर होता है, ठीक है। और आगे ये, बट ओनली ऑन 15th ऑफ एनी मंथ NLL हैव इंटरव्यू ऑन सेम डेट, ये दोनों को इंटरव्यू सेम डेट को है, और इन्होंने डायरेक्टली बोला है 15 को ही रखना है, तो बात ही नहीं आती है। ये तो डायरेक्ट कंडीशन फिट हो सकती है, ये N ले लो और ये L ले लो, देख लो हर पॉसिबिलिटी में ये बात तो तय है, NL तो आएगा ही। अब L के जस्ट पहले T है, L के जस्ट पहले T, L के जस्ट पहले T, L के जस्ट पहले T, इमीडिएट। चलो, तो क्या क्या हो गया, ये मैंने यूटिलाइज कर लिया।
LT मैंने यूटिलाइज कर लिया, MR के बीच में 2 है और M इवन नंबर डेट को है। तो कैसे रहेगा पता है क्या? अगर ये M है, अगर ये M है तो ये R है और इसके बीच में 2 है इंटरव्यू, और यहां पे भी M रह सकता है। अगर ये M है तो ये भी R हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, अगर M 22 को नहीं है, ये वाले 22 को है, तो ये M है तो ये 2, ये भी R हो सकता है, बट यहां पे भी तो M हो सकता है और यहां पे R हो। देखिएगा मैंने दोनों चीजें लिख दी है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे आगे क्या बोलता है। तो अपनी कंडीशन MR कैंसिल कर दिया मैंने। अब मुझे यहां पे PO लेना है, बट Q के पहले, और Q जो है वो मुझे ऑड डेट को चाहिए, Q ऑड डेट को। तो Q ऑड डेट को कहां आएगा? इंपॉर्टेंटली मुझे PO के लिए 2 जगह छोड़नी है और QS के बीच में वो 2 जगह मुझे मिल सकती है या बाहर भी मिल सकती है। Q ऑड डेट को चाहिए और Q के पहले O चाहिए। तो मैं O तो कभी यहां नहीं ले सकता हूं। यहां पे आप सेकंड पॉसिबिलिटी देखिएगा, यहां पे अगर Q ऑड डेट को अगर यहां पे आया तो Q2S नीचे नहीं आएगा, ऊपर आएगा, तब जाके मुझे PO के लिए जगह मिलेगी, क्योंकि मैं Q के पहले O लेना चाहता हूं। इन द सेम वे यहां पे 22 तारीख खाली है, मैं इवन डेट को तो Q ले नहीं सकता, तो मुझे Q फिर से यहीं पे लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले मुझे PO चाहिए और Q2S के लिए कोई जगह नहीं है, पॉसिबिलिटी फेल, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, यही पॉसिबिलिटी बन गई। राइट, तो दैट्स ऑल। और ये MR को कट करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, दैट्स ऑल। वी हैव क्वेश्चंस। हु हैव इंटरव्यू ऑन 15 जनवरी? 15 जनवरी को किसका क्वेश्चन है? PA इंटरव्यू। 22 फेब MR नहीं है, कैनॉट बी डिटरमाइन। हाउ मेनी इंटरव्यूज टेकन आफ्टर M तो खुद ही नहीं पता। CND जस्ट बिफोर QO है, बिंदास। हु अपीयर्ड बिफोर O, इमीडिएटली नहीं बोला है, बिफोर O, SP है, SP में से S है, दैट्स ऑल। सो क्लास, दिस इज आवर पार्ट, और यहां पे हम लोगों ने जो है हमारे क्वेश्चन जो है देख लिए हैं। सो क्लास, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज विल बी एक्सप्लेन बाय अमित सर। तो हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू। थैंक यू आशीष सर। तो चलिए आते हैं ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर जिसको स्किप नहीं किया जा सकता है। ये देखिए बराबर आप इसको सॉल्व करना ही वाले हो, ये मुझे पता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है मुझे इनइक्वालिटी का। अगर कहीं पे भी दिखेगा आपको ये क्वेश्चंस, तो कभी भी स्किप मत करना, चाहे कोई भी प्री हो या कोई भी मेंस हो, चाहे नॉर्मल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो, वहां पे कॉमा वाला हो या कोडेड वाला हो, व्हाटएवर इट मे बी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, जब मैं देखता हूं स्टेटमेंट्स को, तो सीधा सीधा मैं कंक्लूजन के ऊपर आता हूं कि मुझे पहले क्या चेक करना है, क्या ई और सी के बीच में रिलेशनशिप देखना है, और दूसरा स्टेटमेंट भी मेरा ई और सी के बीच में ही है। जनरली ऐसे दोनों के दोनों प्रेडिकेट्स अगर सेम रहते हैं वहां पे, तो अपने को पता है कि वो इधर के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। तो पहले ई इक्वल टू सी होता है क्या, ये है आपका वाला ई और ये वाला है सी। अब सी इक्वल टू डी है तो इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ। सिर्फ सी और ई के बीच में साइन कौन सा आया हुआ है, अल्टीमेटली ये वाला साइन आया हुआ है, और इसका मतलब होता है कि ग्रेटर देन और इक्वल कौन होगा, वो भी सी होने वाला है। तो सी ग्रेटर देन और इक्वल यहां पे है क्या, ऐसा देखना, और इसको सीधा सीधा इधर और टिक करना है। दूसरा क्वेश्चन चेक करो गाइस। यहां पे सबसे पहले मुझे एफ और डब्ल्यू की बातें चालू है, और उसके बाद एफ और जेड की बातें चालू है। तो पहले मैंने एफ को चेक कर लिया, कहां है, एफ यहां पे है, और मुझे डब्ल्यू और जेड से लेना देना है। और डब्ल्यू और जेड का रिलेशन भी किसके साथ दिया हुआ है, डी के साथ में दिया हुआ है कि डी इक्वल टू डब्ल्यू है। तो इस डी के जगह पे मैं अगर डब्ल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि डब्ल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ। W इज ग्रेटर आ रहा है, F ग्रेटर देन इक्वल टू W के हिसाब से नहीं है। ठीक है, लेट्स ऑल आगे चलते हैं कि F इज लेस देन और इक्वल टू Z है क्या, ऐसा बोला हुआ है। सबसे पहली चीज तो याद रखना कि Z जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू D है, एंड D जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू F है। तो ऑब्वियसली बात है आपका Z भी ग्रेटर देन इक्वल रहने वाला है किसके हिसाब से, F के हिसाब से। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ओनली 2 आने वाला है। नेक्स्ट
तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी का क्या बोल रहा है वहां पे कि डी और ए के बीच में दिया हुआ है। मैं पहले प्रेडिकेट्स देख लेता हूं, कंक्लूजन्स देख लेता हूं वहां पे, लेकिन अब ये इधर और वगैरह हो सकता है क्या? ये कब इधर और होता है पता है क्या? ऐसा वाला कि जब डी नॉट इक्वल टू ए ऐसा दिया रहता है तब की बात है, वो इधर और में आएगा। लेकिन ऐसा कुछ ऊपर में दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है। सीधा सीधा मैं इसको अभी देखो, आप इन दोनों में से एक तो एक सही रहेगा, नहीं तो दोनों भी नहीं, दोनों भी गलत रहेंगे। अब डी छोटा है क्या? ए के हिसाब से छोटा हुआ, देखो वहां पे पहले डी छोटा किसके हिसाब से है? सी के हिसाब से, और सी बड़ा है। जैसे मैं बातों में पढ़ रहा हूं वहां पे पढ़ते पढ़ते डी लेस देन सी ग्रेटर देन, लेस ग्रेटर आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे अपोजिशन केस आ रही, तो ये दोनों के दोनों क्या होने वाले हैं? ऑब्वियसली बात है, रॉन्ग होने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एएमएस सीरीज दिख रहा है आप लोगों को। आप हमेशा सीरीज को पहले चेक करते हो कि कितने एलिमेंट्स है, यहाँ पे सेंटर कौन सा है, या फिर उसका हाफ बना देते हो। बट मैं डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहूंगा अभी राइट नाउ इसको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? मैंने क्या 1000 बार बोला आप लोगों को, यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन का मीनिंग क्या निकलता है कि लेफ्ट एंड से जो 18 वाला है उसके भी 10वें लेफ्ट में कौन है? लेफ्ट साइड उधर में रहेगा आपका, ये बात याद रखना। ओके, सो लेफ्ट लेफ्ट है तो सबट्रैक्शन करना है। मैंने बोला हुआ है कि 18 - 10 अपन क्या करते हैं? 8वां एलिमेंट कहां से निकालते हैं? लेफ्ट हैंड से निकालते हैं। 8वां एलिमेंट ये हो गए 4 और ये हो गए 4, पी आंसर आ गया, मैंने टिक कर दिया। ग्रुप में काउंट करना सीखो, 1 2 3 4 मत काउंट करना। 4 ऑफ द 5। अब जैसे मैं इसको पढ़ता हूं, आप लोगों को मैंने कितनी बार बोला हुआ है कि 4 ऑफ द 5 वाला क्वेश्चन है, मतलब कि ऑड मैन आउट निकालना है, और मैन आउट निकालना है। तो ऑप्शन देखना और सीरीज देखना है। पहला ऑप्शन आपका वाला $EP। चेक करोगे इस वहां पे कि जहां पे जो दिया हुआ है, देखो डॉलर के बाद ई और ई के पहले पी, मतलब कि वो 2 छोड़ के सामने जा रहा है और एक बैक स्टेप ले रहा है वहां पे। H8I, देखो H8I सेम लॉजिक है। 88B चेक करो वहां पे गाइस क्या दिया हुआ है कि ये वाला 8 तो वो नहीं होगा, 2 8 दिए हुए ना, हाँ ये वाला 8 है, मतलब 88B 2 8 दिया हुआ है, तभी देखा करो ऑप्शंस को कैसा है कैसा नहीं। फिर J1% दिख रहा है मुझे वहां पे, कहां दिख रहा है आपको? J दिखा क्या अभी तक के? ये वाला कि J1 और उसके बाद में क्या दिया हुआ है? परसेंट दिया हुआ है क्या? आ गया आंसर वहां पे। 3 चीजों का लॉजिक अपने को समझ में आ गया था कि वो 2 स्टेप सामने जा रहा, 2 स्टेप छोड़ के वो सामने जा रहा था और 1 स्टेप बैकवर्ड ले रहा था, वो फॉरवर्ड ही फॉरवर्ड जा रहा है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट अगला, हाउ मेनी सिंबल्स आर प्रिसीडेड बाय लेटर एंड फॉलोड बाय नंबर? तो वो जनरली क्या बोला हुआ है कि हाउ मेनी सिंबल की बात चालू है। ऐसे सिंबल्स को पता लगाओ कि जिनके पहले क्या चाहिए आपको? लेटर चाहिए, एंड जिनके बाद में, और एंड वाला क्वेश्चन है मतलब कंपलसरी है, उसके बाद में क्या चाहिए बोलते हैं वहां पे? नंबर चाहिए। तो ढूंढो ऐसे कितने सिंबल्स है जो पहले लेटर है और बाद में नंबर है। सबसे पहली चीज तो वहां पे जरा ध्यान देना कि मैं पहले इसको मिटा देता हूं आपके लिए। अब चेक करो गाइस, वहां पे सिंबल्स की बात करते हैं। पहला ये सिंबल है, इसके पहले लेटर है और उसके बाद में नंबर है, मतलब ये सिंबल काउंट हो गया। ठीक है, अब मैं डॉलर को देख रहा हूं, डॉलर के बाद नंबर नहीं है, छोड़ दो फिर उसको सीधा सीधा। उसके अगले बाद में परसेंट के बाद में नंबर नहीं है, छोड़ दो उसको, क्योंकि आपने कहा एंड वाली कंडीशन है, वो दोनों भी चाहिए, पहले लेटर चाहिए और बाद में नंबर चाहिए। सिर्फ पहले लेटर रहने से कुछ नहीं होने वाला, और वाला क्वेश्चन नहीं है वो। ठीक है, ये वाला इसके पहले लेटर नहीं है, छोड़ दो उसको। इसके पहले लेटर है, उसके बाद में नंबर है, ये काउंट होगा वहां पे, यानी कि इसका आंसर कितना आने वाला है? 2 आने वाला है। तो मैंने ये 2 टिक कर दिया है। क्वेश्चन सिंपल रहेंगे पेपर में भी, ये बात याद रखना। नेक्स्ट यहां पे, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पार्सल्स? ठीक है ना, एक वर्ड दिया हुआ है, आपको पेयर फाइंड आउट करना है। जैसे पेयर बोला जाता है, अब यहां पे फॉरवर्ड रिवर्स कुछ भी दिया नहीं है, मेरा पहले ध्यान जाना चाहिए फॉरवर्ड रिवर्स के ऊपर। कुछ दोनों जगह पे दिया रहता है, अगर कहीं नहीं दिया तो दोनों जगह पे जाना पड़ता है, ये बात हमेशा याद रखना। और आप इसको कैसे कहते हो? स्क्रीन पे ही करना लगे तो मैं आपके लिए यहां पे वर्ड लिख रहा हूं, पार्सल ऐसे। ठीक है, अब आपके लिए मैं तो स्क्रीन पे करूंगा, आप भी स्क्रीन पे करना। वहां पे यहां शुरू करना है वहां पे कि PQR, पहला पेयर तो मुझे यही पे मिल गया, पहला पेयर तो ये भी मिल गया, PQRSTUV छोड़ दो, ABCDEF 2 भी पेयर मिल गया अपने को, RSTUV नहीं मिला, CDEF नहीं मिलेगा, EFG नहीं मिलेगा और LM नहीं मिलने वाला है। अब रिवर्स में भी चेक करते हैं गाइस वहां पे। यहां से STUVWXYZ तो है ही नहीं वहां पे, LMNOP यहां पे आ गया तो वो भी चला गया, EFGHI नहीं होगा, CDE नहीं है ही वहां पे, और R के बाद में P आता नहीं है और A के बाद में भी P आता नहीं है। दैट मीन इसका आंसर कितना आने वाला है? 2 आने वाला है। ओके, चेक करते रहना, थोड़ा सा धीरे से भी कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, अब क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? When Ram shift 4 places to the right, then his number from the left hand becomes 18.
जब वो 4 प्लेस कहां जा रहा है बोलते हैं, राइट में जा रहा है। सीधी सी बात है गाइस, वो यहां है, वो यहां पे है, वो 1 2 3 4 प्लेस इधर आया बोलते, तो उसका नंबर कहां से बन रहा बोलते, लेफ्ट से कितना बन रहा बोलते, 18 बन रहा है। अगर ये 18 है तो ये कितना हो जाएगा 17, ये वाला 16, ये वाला 15, मतलब वो ओरिजिनल पोजीशन उसकी कहां पे थी, ये इसकी 14 पोजीशन थी। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है, इफ ही वुड शिफ्ट 9 प्लेसेस टू द राइट with respect to the original position, his rank from the right becomes 8 बोला गया है। अगर वो 9 प्लेस राइट में जाता था, क्या बोला उसने, 9 प्लेस, ये कितना गया था अभी राइट में, सिर्फ 4 गया था, मतलब 5वां 6वां 7वां 8वां और ये 9th प्लेस उसका वाला। अगर वो 9 प्लेस राइट में जाता था तो उसका राइट से पोजीशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। मतलब यहां से ये कितने बंदे बोलते हैं, 18 यहां तक के। ठीक है ना, याद रखना, अगर वो 9 प्लेस शिफ्ट हो रहा है मतलब उसके बीच में 8 लोग है, ये बात याद रखना। 9th पोजीशन पे मतलब बीच में 8 है, तो थोड़ी देर के लिए मैं 18 को मिटा देता हूं और यहां लगे तो बीच में मैं 8 लोग लिख देता हूं, या बीच में 8 लोग है। तो वो पूछ रहा है आप लोगों को कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन विथ हिम बोला हुआ है, उसके साथ कितने लोग है, टोटल नंबर नहीं पूछा हुआ है, उसके साथ पूछा हुआ। बच्चे यही गलती करने वाले हैं पेपर में। चलो फाइन, ठीक है, देखते हैं कि 14 और 18 कितना होने वाला है आपके इधर में, 32 प्लस 8 कितना होने वाला है, 40। बच्चे 40 स्टिक करने वाले हैं, मुझे पता है। टोटल देखा नहीं कि चालू कर देते वहां पे, बट इसका आंसर कितना आने वाला है, 39 आने वाला है, क्योंकि उसके साथ में उसका रेफरेंस लिया हुआ है और जिसका रेफरेंस लेते हैं उसको अपने को स्किप करना पड़ता है। 1000 बार पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना, हमेशा जल्दबाजी में गलत चीजें नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मुझे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहने वाला है। A is 50 meters to the right of D, ठीक है ना। बच्चे क्या करते पता है क्या, पहला स्टेप में पढ़ के और चालू कर देते वहां पे डायग्राम बनाना। पहले चीजों को अच्छे से देखो क्या है क्या नहीं। तो B is 40 meter to south of C, C which is 30 meter to the left of D दिया हुआ है, ठीक है। E is 60 meters to the west of B दिया हुआ है, मतलब 5 ही पॉइंट हमारे पास में, बहुत बढ़िया सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है। ऑल द पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड्स, ये आ गया ट्विस्ट, ठीक है ना, ये आ गया ट्विस्ट वहां पे क्वेश्चन में। यहां पे जो क्वेश्चन है, सारे के सारे बंदे कहां देख रहे हैं बोलते हैं, साउथ में देख रहे हैं। तो आपका जो लेफ्ट रहने वाला है, इस साइड में लेफ्ट रहने वाला है, वो नहीं रहेगा, लेफ्ट इधर में होने वाला है आपके हिसाब से नहीं, उसने रिवर्स ले लिया है। तो मैं आपके लिए लगे तो मार्क कर देता हूं कि सब लोग कहां देख रहे हैं बोलते हैं, साउथ में देख रहे हैं। आप हमेशा क्या लेते हो, नॉर्थ को ऊपर लेते हो ना, तो आपका वाला लेफ्ट जो रहता है इधर रहता है, राइट इधर रहता है, ऐसा नहीं है आज, ठीक है। ये उसने सब कुछ उल्टा कर दिया है और आप लोगों के लिए यहां मार्क कर देता हूं मैं, ये वाला लेफ्ट साइड रहता है और ये वाला आज राइट साइड रहेगा, बिकॉज ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ बोला गया है। अब मैं पुट करना चाहूंगा, ठीक है। देखो पेपर में इतना भी सिंपल चीजें नहीं रहेंगी, कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट रहने वाला है, ठीक है। लेट्स सॉल्व। A is 50 meters to the right of D, आप मुझे पता है राइट में तो उधर ही लेने वाले हो, शुरुआत वही सबकी होने वाली है, ये बात याद रखना। बट यहां क्या दिया हुआ है, A is 50 meters to the right of D, तो मैंने पहले किसको लिया, मैंने D को ले लिया। अब राइट मतलब कि मैं इधर लेने वाला हूं, बिकॉज ऑल द पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ दिया हुआ है, मुझे मिला कौन, A मिला हुआ है। उसके बाद में क्या बोला हुआ है, B is 40 मीटर टू द साउथ ऑफ C, मुझे C नहीं मिला अभी तक के, which is 30 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ D बोला हुआ है, ठीक है फाइन। कि D के लेफ्ट में कितने मीटर पे दिया हुआ है, 30 मीटर पे, कौन है वो, C मिल गया। अब मुझे C मिला हुआ है तो C के साउथ में 40 मीटर पे कौन मिलने वाला है मुझे, वहां पे B भी मिलने वाला है, तो ये B भी मिल गया मुझे। और कितना मीटर दिया हुआ है, 40 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में E is 60 मीटर्स टू द वेस्ट ऑफ B बोला हुआ है। इधर देखो गाइस, ये B है, इसके वेस्ट में जाना है आपको, वेस्ट मतलब कि इधर जाना है, और वो भी कितना जाना है, 60 जाना है। ये कितना है आपके इधर में, ये 30 दिया हुआ है, ये पॉइंट एग्जैक्टली इसका साउथ होगा, और वो सिर्फ 30 जाने वाला है, ये बात याद रखो। और ये पॉइंट कौन सा है आपका वाला, E पॉइंट है, ये 50 है, 50, और ये 30 ही तक की जा रहा है, ये बात याद रखना। दैट मीन्स यहां पे ऐसे ट्रेजेक्टरी निकालते रहना कि ये 20 मीटर डिस्टेंस बचा हुआ है, मीटर ये ना, ठीक है, मीटर ही है वहां पे डिस्टेंस, ओके। आगे आते हैं, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन E एंड D। अब आपको क्लियरली पूछा हुआ है कि ये पूछा हुआ है, ये निकालने के लिए मिनिमम डिस्टेंस आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है, ये वाला है 40 और ये सॉरी ये 30 और ये वाला है 40, तो ये कितना होने वाला, ऑब्वियसली 3 4 5, यानी कि 30 40 50 मीटर आंसर आने वाला है। 50 मीटर यहां ऑप्शन में नहीं है, तो अपन क्या टिक करने वाले हैं, नन ऑफ दिस टिक करने वाले हैं।
ई इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए बोला हुआ है। मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि ए के हिसाब से ई की तरफ जाना है, ए के हिसाब से ई की तरफ जाना हुआ है, तो ये बन गया आपका वाला साउथ और ईस्ट बना हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी बोला हुआ है कि आपको ए और सी के बीच का डिस्टेंस पूछा हुआ है। ठीक है, सीधी सीधी बात है, ये तो डायरेक्टली क्या बोलते हैं, तो 50 + 30 आएगा, वहां पे 80 आंसर आने वाला है। अब ऑप्शन में मुझे 80 3 जगह पे दिख रहा है, ठीक है, और लेकिन यहां पे 80 मीटर मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी किलोमीटर में, मिलीमीटर में, कुछ सेंटीमीटर में रह सकता है, वहां पे यूनिट को चेक किया करो हमेशा। सो लेट्स सॉल्व, आगे आते हैं 80 मीटर आंसर इसका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिख रहा है यहां पे। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ सी बोला गया है। अब ब्रदर इन लॉ भी अपने पास में कैसे दिया हुआ है, देखो ए इज अ हस्बैंड ऑफ बी दिया हुआ है कि ए जो है वो हस्बैंड है बोलते किसके, बी के, यानी कि बी क्या हो जाएंगे, अपने आप लड़के होने वाली है। उसके बाद में ए ब्रदर इन लॉ बोलते सी के, ठीक है ना। अब ये ब्रदर इन लॉ बनने वाला है, मतलब सी का रिलेशन इधर में कहीं ना कहीं तो भी वहां पे या ऐसा रहेगा, वहां पे ब्रदर इन लॉ। X is married to Y and she is the mother-in-law of A. Obviously बात है इनकी mother-in-law है, कौन है वो, X is married to Y and X के बारे में बात चालू है, यानी कि X mother-in-law है तो Y obviously बात है क्या होंगे, उनके father-in-law होने वाले किसके, A के। उसके बाद a family has a couple, एक कपल है बोलते। उसके बाद में देयर 2 daughters and 2 sons in law। अच्छा, 2 लड़कियां उस फैमिली को और दोनों की भी शादी हुई है, मतलब कि यहाँ पे टोटल 3 कपल दिखने चाहिए। पहला कपल मुझे मिल गया, दूसरा भी मिल चुका है, और इनको 2 लड़कियां, मतलब मैं इसको लड़की बना देता हूं, एंड उसके बाद में और एक जमाई भी है वहां पे दिया हुआ है, सन इन लॉज बोला हुआ है। उनके Z is a child of one of the daughter of Y। अब एक बात बताओ कि Z जो है बोला गया है वो क्या बोलते हैं, इन दोनों में से किसी एक का वो चाइल्ड दिया हुआ है। अब वो पता नहीं वो किसका है, क्या है, अभी ये पॉसिबिलिटी में बनने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ इज Y रिलेटेड टू Z दिया हुआ है कि Y Z का क्या लगने वाला है, ऐसा उसने बोला गया है। एंड वन मोर थिंग गाइस, मेरे हाथ से ये छूट गया, शी इज द मदर इन लॉ ऑफ ए एंड डी बोला हुआ है कि ए जमाई है और डी छूट गया था मेरे हाथ से। चलो अच्छी बात है, मिल गया, तो सामने में कहीं ना कहीं तो भी मिलने वाला था अपने को। हाउ इज वाई रिलेटेड टू जेड, ये जेड है, जेड के हिसाब से वाई क्या लगने वाला है बोलते, अपने को जेंडर वाई का चाहिए, जेड का जेंडर कुछ भी हो, क्या कहीं पे भी हो, अपने को उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जेड वाई जो रहेगा उसका वाला ऑब्वियसली बात है वो ग्रैंड पेरेंट रहने वाले, ग्रैंड फादर रहने वाले। लेकिन ग्रैंड फादर आपके पास में देखो 3 है, उसमें से भी कौन सा है, किसी के कोई भी रहने दो जेड, उसके मम्मी के पप्पा है वो, मतलब मैटरनल ग्रैंड फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, डी क्या लगता है बोलते बी के, तो आपकी बहन के पति यानी के ब्रदर इन लॉ। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ इज जेड रिलेटेड टू बी बोला हुआ है कि जेड क्या लगता है बोलते बी का, ठीक है ना। तो जेड ऑब्वियसली बात है वो डॉटर भी लग सकती है, सन भी लग सकती है, नीज भी लग सकती है, नेफ्यू भी लग सकती है, अभी तक के उसका जेंडर अपने को पता नहीं है। सो फाइनल आंसर इसका हम क्या टिक करने वाले, सी एंड डी लगने वाले हैं कि बी के हिसाब से वो उसकी डॉटर भी लग सकती है, सन भी लग सकती है, या फिर बहन का भाई, सॉरी बहन का क्या बोल सकते हो, बेटा भी लग सकता है या बेटी भी लग सकती है, नेफ्यू और नीज भी हो सकता है। फाइनल आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है वहां पे, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम दिस। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं क्योंकि इंग्लिश का वोकैबुलरी वीक होता है। तो चेक कर लगाइए वहां पे लेटर्स कौन से दिए हुए हैं, ELRU। तो सबसे पहला वाला वर्ड जो इससे बन रहा है वो सबको पता है कि रूल, और ये बहुत से लोग बनाने वाले हैं। और दूसरा सोचेंगे वहां पे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, और मैक्सिमम बच्चे तो मुझे पता है कि पहला ऑप्शन टिक करने वाले हैं। बट इससे और एक वर्ड भी बनता है, जनरली मैं क्या करता हूं ना, कॉन्सोनेंट्स को इंटरचेंज करते रहो, वोवेल्स को इंटरचेंज करते रहो, तो एक नया वर्ड दिख जाता है अपने को वहां पे। और ये दूसरा वर्ड बनता है इससे वहां पे, जिसको लर बोलते हैं या ल्यूर बोलते हैं आप, जो भी है वो, लालच देना, आमिष देना, किसी को चॉकलेट देना, फंसाना, ठीक है, फंसा के काम करवा लेना, तो ये सब चीजें इसका मतलब होता है लर का मीनिंग। ओके, सो दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब ब्लड रिलेशन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहते हैं गाइस, इसको भी छोड़ना नहीं है। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, वहां पे। ओके, जरा ध्यान देना गाइस, ओके, कि अब चीज का यहां पे कुछ करेक्शंस है, करेक्शन बाद में कर लेते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या दिया हुआ है, इन अ सर्टेन कोड कंप्यूटर इज रिटन एज दिस, ठीक है, एंड हाउ इज
डेसिफर विल बी रिटन इन दैट कोडिंग लैंग्वेज। अच्छा ठीक है, जनरली मैं क्या करता हूं कि बच्चे जो करते हैं ना कि वहां पे कंप्यूटर लिखते हैं COMPUTER और उसके नीचे इसका कोड लिखते हैं कि PMOCRETU, ऐसा लिखते हैं वहां पे। जनरली मैं क्या देखता हूं पता है क्या कि अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अगर ऑड रहते हैं तो सेंटर की तरफ मैं ज्यादा ध्यान देता हूं और बाजू वाले दो ग्रुप के ऊपर ज्यादा ध्यान देता हूं। उसके बाद में अगर ये इवन नंबर है तो दो हाफ बना के रख देता हूं। जैसे कि यहाँ पे दिखा है मुझे ये 8 नंबर ऑफ लेटर्स है तो मैं 2 हाफ बना के चेक कर लेता हूं क्या हो रहा है। वहां पे दिख गया मुझे ये P इधर दिख रहा है, ये M इधर दिख रहा है, हो गया, ज्यादा सोचना नहीं उसके ऊपर। यानी कि चौथा लेटर मेरा पहले पे आ रहा है तो डेसिफर में चौथा कौन है? आई है, ठीक है। तो आई यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में पहले में दिख रहा है मुझे? इसमें दिख रहा है, मतलब ये हो सकता है उसका आंसर। एक तो ये होगा नहीं तो नॉन दिस होगा, बस हो गया। पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो वहां पे। अब उसने क्या है कि जो भी 4 के ग्रुप दिख रहे हैं मुझे ये सारे के सारे उसने क्या कर दिए? रिवर्स किए हुए हैं। तो डेसिफर में आंसर की शुरुआत होंगी ICED से होंगी, ICED, और बाद में आएगा REPHP आखिरी में। तो ये बराबर आंसर दिख गया मुझे, ठीक है। अगर 5वां ऑप्शन भी रहता था वहां पे और कोई दूसरा ऑप्शन रहता था कि वो D से चालू हो रहा है तो तुरंत मैं आई वाला टिक कर देता था। टाइम बचाओ अपना। चलिए आते हैं लास्ट स्लाइड के ऊपर। यहां पे दिख रहा है आपको कोडिंग डिकोडिंग जंबल कोडिंग दिख रहा है। कोई उसको चाइनीज कोडिंग बोलते हैं, कोई इसको शफल कोडिंग बोलते हैं, वॉट एवर इट में भी। आप लोगों को पता है यहाँ पे एक अपन कॉमन ऑब्जर्व करते हैं, आप अपने तरीके से करते रहना वहां पे। मैं आपको समझाने के लिए अभी के लिए थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि ये रैंक और रैंक दिख रहा है पहली लाइन में और चौथी लाइन में, और किसी लाइन में भी रैंक है क्या कॉमन चेक करते रहना। जल्दबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए। और इन दोनों के बीच में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? VS कॉमन दिख रहा है मुझे, तो रैंक का मतलब VS हो जाएगा। आप अगर क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हो पहले में तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि ओपन, ED, ब्लू मैनर और केयर के बारे में अपने को कोड निकालना है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन से भी जा सकते हो या डायरेक्ट गिवन डेटा से भी जा सकते हो। गिवन डेटा से जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी राइट नाउ मुझे समझाना है आप लोगों को, ओके। उसके बाद में जरा ध्यान देना गाइज कि मैं अभी ये एंट्री की बात कर रहा हूं। मुझे एंट्री और एंट्री यहाँ पे दिख रहा है और कहीं पे भी एंट्री मुझे नहीं दिख रहा है तो मैं इन दोनों को यहाँ पे सर्कल कर देता हूं। और इन दोनों के भी यहाँ पे कि ON 2 लाइन में मुझे दिख रहा है, ON मुझे 3 लाइन में दिख रहा है, लेकिन ये दो चीजें जो है ये KE और KE और कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, इन दोनों लाइन में ही है। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे ON पहले में टिक करने वाला था, लेकिन ON 3 जगह पे, मतलब कोई तो भी एक वर्ड 3 जगह पे आया हुआ है। क्लास हो या ब्लू हो, दो में से एक है वो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्लास दिख रहा है मुझे, यहाँ पे क्लास दिख रहा है मुझे, ठीक है, और कहीं क्लास दिख रहा है क्या, और यहाँ पे भी क्लास दिख रहा है। तो मैं इसको डबल लाइन से कट करता हूं, डबल लाइन और ये डबल लाइन से कट हुए 3, यानी कि ON, ठीक है। उसके बाद में अब ब्लू आया हुआ है तो ब्लू का मैंने क्या किया, यहाँ पे रेक्टेंगल किया हुआ है, ये भी रेक्टेंगल आएगा, ये भी रेक्टेंगल आएगा, 3 ब्लू है वहां पे। अपने को ब्लू का भी कोड निकालना था कहीं ना कहीं तो भी वहां पे, ओके। सो पहले लाइन में, तीसरा लाइन में, पहले लाइन में बचा हुआ कौन है? CS ही तो बचा हुआ है, और ये 2 वाले बचे हुए हैं, CS, ओके। सो ब्लू का कोड निकल गया, CS वहां पे, तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपके लिए हिंट के लिए लिख के रख देता हूं, ओके। उसके बाद में गाइस जरा ध्यान देना, अब इनपुट एडजस्ट बचा हुआ है, केयर, यहाँ पे केयर निकल जाएगा हमारा वाला कोड। तो केयर के लिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके लिए भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करता हूं। दूसरे और तीसरे लाइन में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? वहां पे 2 ही दिखने चाहिए, DN और DN नेक्स्ट, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है? ये ओपन अकेला बचा हुआ है, ये UT निकल जाएगा। अभी निकाला था मुझे ओपन कहीं तो भी, ये देखो ये ओपन का कोड क्या हो गया? UT हो गया वहां पे, ओके। नेक्स्ट QUE का कोई भी मेरे को क्वेश्चन नहीं था तो मैं उसको स्किप करना चाहूंगा। इनपुट एडजस्ट की बात चालू है, उसके लिए भी कोई नहीं था मेरे पास में। अब नेक्स्ट वाला बचा क्या? ये केयर हॉरिजॉन्टल लाइन से कटा था तो DN कटा था, तो मैं केयर के लिए भी टिक कर देता हूँ। यहाँ पे ये DN दिख रहा है मुझे। अब ब्लू के लिए मैंने CS निकाला था, लेकिन मैनर्स तो मुझे कहीं भी दिख नहीं रहा था यहाँ पे, मैनर्स तो कोई दिख नहीं रहा है। तो मैनर जो वर्ड आया हुआ है वो बाहर से आया हुआ है, तो CS के साथ कोई तो भी एक ऐसा कोड होगा जो बाहर से होगा। अब CS पहले ढूंढो कहां है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे CS, या रेनोदिस में होगा, 2 में से एक आंसर है अभी वहां पे। और CS के साथ कौन आया हुआ? HN, कहीं पे भी HN है क्या? चारों लाइन में HN नहीं है, दैट मींस ये वाला इसके लिए आंसर रहेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ED का मीनिंग क्या होगा? ED कटा के यहाँ पे नहीं कटा हुआ है, और यहाँ पे क्या नहीं कटा? QUE, यानी कि ED का आंसर क्या होने वाला है? QUE ऐसा होने वाला है। इन दिस वे आज का पेपर था, सिंपल पेपर था, और आपको कट ऑफ तो भी क्लियर करना है, ये बात याद रखना गाइस। IBPS RRB क्लरिकल है, ठीक है। कुछ भी करो आप 70 अबव करके आने वाले हो, ये इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। अपने बच्चे जो है वो पूरे के पूरे कॉन्फिडेंसली अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं, बस गलती मत होने देना गाइस। आज के लिए काफी है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू वेरी मच।